आइए, इस समय हम और आप जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आइए पहले जरा सा एक दिल्ली दर्शन कर लीजिए कि ये सब्जेक्ट किस तरह से आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से इसमें जो है वो मार्क्स का और सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नाम से ही जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तीन चीजें हैं। दो चीजों को इन्होंने, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज को इन्होंने जो है वो पार्ट ए में रखा है, और आपका जो है जिसको पार्ट 1 या पार्ट ए कहिए, जो कि 60 मार्क्स के हैं। यहां पे ये आपके 14 जो है वो चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स टोटल, जिसमें से 14 आपके जो है वो किसमें है, पार्ट 1 में है, जो कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। और पार्ट 2 आपका जो है वो कंप्लीट सेगमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का, और ये आपके कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का। यही पहले जो है वो ओल्ड कोर्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का हुआ करता था, 5 मार्क्स का जो है वो हुआ करता था। अब जो है ये जो है वो कितने मार्क्स का है, ये यहां जो है वो आपका 40 मार्क्स का है। यही आपके प्रोफेशनल में फिर इसका वेटेज 100 मार्क्स का है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, आईपीआर का और लेबर लॉ का ऑडिट आप लोगों को दिया गया है, सीएस को दिया गया है। इसीलिए इन्होंने इस लेवल पे कितने मार्क्स का कर दिया है, 40 मार्क्स का, और वहां पे कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। तो हम लोग इसको जो है वो 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है पढ़ेंगे, यानी कि ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले जो है वो पोर्शन। ध्यान से सुनिए। अब यहां पे जो है वो पार्ट 1 पे अगर हम आते हैं, तो पार्ट 1 में हमारे पास कितने चैप्टर, 14। देखिए बस इतना जरूर है कि इस 14 से वो आपसे पूछेंगे 60 मार्क्स का, लेकिन बच्चे ये बिल्कुल हमें नहीं पता है कि इस 14 में से किससे जो है वो ज्यादा मार्क्स का पूछेंगे और किससे कम। ये सिर्फ और सिर्फ किसी का जो है वो वाइल्ड गेसिंग हो सकता है, तो हमें इसमें नहीं जाना है। पूरे के पूरे इस 14 जो भी हमारे, उनको क्या करना है, एकदम ढंग से और अच्छे से करना है। ये जो हमारा है, इससे हमें पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कितने मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का आएगा। हाँ, यहां पे आप दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इससे थोड़े ज्यादा आते हैं, क्योंकि इसका स्कोप ज्यादा है और ये ज्यादा बड़ा है। जैसे पेटेंट और कॉपीराइट रिलेटिवली ज्यादा बड़ा है, ट्रेडमार्क भी, लेकिन डिजाइन और आपका जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, कम है, उसका कोर्स कंटेंट ही कम है। तो अब जैसे हम लोग बाकी चीजों को पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही एक बार बस ये देख लेते हैं कि ये पेपर भी आपका कितने ड्यूरेशन का, टोटल 3 आवर्स का, और इसमें जो है वो कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का ये पेपर है। और ये आपके 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ और दूसरा हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। पूरे के पूरे आपके सब्जेक्ट जो है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में है। एक आपका कितना है, 20% इसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और आपका 80% क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। यानी कि ना आप कंसेप्चुअल चीजों को छोड़ सकते हैं और ना ही लिखने वाले चीज को आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम छोड़ेंगे भी नहीं, करेंगे भी चीजों को। और इसमें भी हमारा पढ़ने का बिल्कुल वही तरीका रहेगा जैसे हम बाकी चीजों को पढ़ते हैं। हर एक टॉपिक को पढ़ते समय हमें जो है वो देखना रहेगा कि कहां से किस तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है, रेज हो सकता है। तो सबसे पहले चीजों को समझना रहेगा बिल्कुल क्लियरली, और समझने के बाद हर एक जगह से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कहां से एमसीक्यू बन सकता है, कहां से शॉर्ट नोट जैसा क्वेश्चन बन सकता है, कहां से डिस्टिंग्यूश करने जैसा बन सकता है, केस लॉ कहां से हो सकता है और किस तरह का जो है वो हो सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां से होंगे। और जैसे हम लोग लिखने के लिए एक जो है वो हमारा होमवर्क का कॉपी और एक क्लास वर्क का कॉपी, वो इसमें भी एप्लीकेबल रहेगा। क्लास वर्क वाला जो हमारा कॉपी रहेगा उसमें हम क्लास वाले सारी चीज को, और होमवर्क वाले में जो है वो जितने तरह का आप एमसीक्यू बनाएंगे, डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करेंगे, सब क्या करेंगे, डेट डाल करके उसमें जो आप करेंगे। जो आपको फॉलो करना है, यहां पे ही जो मैं आपको दूंगा वही देखना है। इसमें अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग हमारा अप्रोच रहेगा। कुछ में हम लोग जो है जैसे पीडीएफ चलेंगे, फिर जाकर के जो है वो आपका जो है वो प्रिंटेड नोट्स होगा, और कुछ में तो एक सेकेंड लेवल भी चलेंगे। यानी कि जैसे आईपीआर में पूरा का पूरा 5 पढ़ा दिया, उसके बाद फिर से जो है वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क में कुछ और टेक्निकल चीज को बताऊंगा, क्योंकि जो जिस तरह से जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है और जिससे ज्यादा साइंटिफिकली हम चीजों को समझ पाएंगे। यानी एक बार पहले हमने जो है पूरा का पूरा जो है वो पढ़ लिया, पीपीटी से पूरा बेस बना लिया, अपने प्रिंटेड नोट्स को पढ़ लिया, उसके बाद और भी कि अब 5 एक्ट हो गए हैं,
अब देखते हैं पेटेंट में और किस लेवल से चीजों को किया जा सकता है। तो जिसमें जहां जिस भी तरीके की चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी हम क्या करेंगे, उसको उसी लेवल से लेकर के चलेंगे। चलिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे ये हम लोग क्या करते हैं, ये तो बिल्कुल लास्ट में हम करते हैं। कहीं भी कोई भी स्कैनर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बल्कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वेश्चन बैंक लेंगे और उसके बेसिस पे चलेंगे। आइए, तो अब जरा हम लोग इसमें कौन सा चैप्टर पहले कौन सा बाद में करेंगे, एज यूजुअल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी हम लोग शुरुआत इसमें कर रहे हैं किससे, पार्ट 2 से कर रहे हैं, जो कि कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। और इसमें हम देख लेंगे कि कैसे हमारा ये पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत स्कोरिंग भी है, क्योंकि इसमें अगर आपने ध्यान से चीजों को सुन लिया तो चीजें जल्दी इसमें से कहीं भी मिस नहीं होता है। तो चलिए, हमारा हमला कहां पे शुरू हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। तो चलिए, ये इंट्रो हो गया आपके सब्जेक्ट का। अब जरा हम लोग आते हैं और शुरू कर देते हैं हमला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे, जहां से आपको बहुत ध्यान से चीजों को सुनना है। चलिए, तो हम शुरू करने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, कितना वेटेज इसका, ठीक। अब देखिए और ध्यान से सुनिएगा, पहले ये है क्या पूरा का पूरा। जैसे आपके पास कोई सामान होता है, वहां नहीं, इधर आइए, जगह बदलिए, कहीं पे भी और उधर बैठ जाइए, हाँ कहीं भी उधर बैठिए, इधर बैठिए, साथ नहीं बैठना है। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमने कहा कि जैसे कोई सामान होता है, तो अगर किसी सामान के बारे में हम बात करें तो कहते हैं कि ये मेरा है। जैसे जो है अंकिता ने अपना बैग आगे कर दिया, तो ये बैग किनका है, अंकिता का है। ये बैग में वो जो मर्जी अपना सामान ठूसे डाले। अगर मान लीजिए कि खुशी को उसमें से कोई सामान निकालना है या कोई सामान उसमें जो है वो रखना है, तो वो अंकिता से पूछेंगे। अगर वो कहते हैं हाँ रख दे, चाहे वो कूड़ा ही क्यों ना हो, अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो रख सकते हैं, चाहे जो है वो पैसा ही क्यों ना हो, गड्डी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर वो कहते नहीं रख सकते हैं तो नहीं रख सकते हैं। किसी भी चीज को जब हम प्रॉपर्टी कहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा बातों को, किसी भी चीज को अगर हम प्रॉपर्टी कहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का मतलब बस इतना ही होता है कि वो चीज आपका है, इसलिए ये बोला कि ये आपका प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या आपके मर्जी से कोई और कर सकता है। बस इतनी बात तो होती है प्रॉपर्टी में। मकान आपका है, आप उसमें रहेंगे, या आपके मर्जी से कोई उस मकान में क्या कहेगा, रहेगा। चाहे किराएदार हो, चाहे वो रेंट दे के रहता हो, चाहे आपकी मर्जी, आप किसी को किसमें रख रहे हो, मुफ्त में रख रहे हो। ये बैग अंकिता का, इसमें जो मर्जी वो रखें, कोई नहीं टोकेगा उन्हें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनका है। लेकिन कोई और अगर उस बैग का इस्तेमाल करना चाहेगा, और हम लोग के साथ ऐसा अक्सर होता था जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, तो बहुत कम ही बच्चों के पास ना बड़ा ढंग का बैग होता था, सफर वाला, कैरी बैग वगैरह, वो नहीं, स्कूल कॉलेज वाला नहीं। और कुछ लोग बड़े अच्छे से रखते थे और कुछ थोड़े रईस होते थे, तो उनके पास और अच्छा अच्छा बैग। और उसमें भी कहीं आप एग्जाम वगैरह देने दूर जा रहे हैं, तो वो हवा जैसा जो बैग नहीं होता था जिसमें बहुत सामान अट जाता था, बुक वगैरह भी ज्यादा, तो हमेशा दूसरे से मांगना पड़ता था, गरीब आदमी। तो अब किसी से मांगा, तो अगर उससे मांगा तो वो खुद एग्जाम देने जा रहा है तो खुद लेके जाएगा। लेकिन अगर वो खुद नहीं जा रहा है एग्जाम देने, तो वो चाहे तो मुझे दे, चाहे तो किसी और दोस्त को दे, ये उसकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसका प्रॉपर्टी है। ठीक ऐसे ही यहां जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी थोड़ा सा बदलेगा। तो अगर कोई चीज आपका प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पे आपके राइट्स हैं। राइट्स का मतलब आपके इस्तेमाल का राइट और किसी को इस्तेमाल करने देने का राइट, बस इतना ही मतलब होता है राइट का। खुद इस्तेमाल करने का राइट और किसी को इस्तेमाल करने देने का राइट, यही दो चीज हुआ। कहा कि अगर यहां पे वर्ड लग गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो कहा कि जैसे हमारा बैग है, मोबाइल है, पेन है, लैपटॉप है, ये सब जैसे प्रॉपर्टी है, वैसे ही ह्यूमन ब्रेन से, ह्यूमन माइंड से अगर कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हुआ है, अगर कोई चीज तैयार हुआ है, तो उसके इस्तेमाल करने का राइट किसके पास? तो कहा कि जिसने तैयार किया है उसके पास, प्लस उसके पास यह अधिकार होना चाहिए कि वो किसे इसका इस्तेमाल करने देना चाहता है और किसे इसका इस्तेमाल करने नहीं देना चाहता है। साथ ही साथ और भी एस्पेक्ट कहा, किसको मुफ्त में इस्तेमाल करने देना चाहता है और किससे क्या लेना चाहता है, और किसको इस्तेमाल करने देना ही नहीं चाहता। इसका मतलब कहिए ऑल राइट्स आर रिजर्व
और यही वर्ड आप देखते होंगे कहीं आर लिख करके, सी लिख करके घुमा हुआ रहता है, ऑल राइट्स रिजर्व लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब यही हुआ कि यहां ऑल राइट रिजर्व का मतलब है कि इसके इस्तेमाल किए देने के राइट्स को क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया। और इस्तेमाल का मतलब क्या, किसको मुफ्त में, किसको पैसे दे करके, और किसको बिल्कुल ही नहीं, और किसको किस लिमिट तक। तो कहा ठीक है, इसका मतलब इंटेलेक्ट से प्रॉपर्टी क्रिएट होता है। हमने तो सुना है ईंट पत्थर से मकान बनते हैं, कहा हाँ तो वो भी बनते हैं, तो वो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं हुआ। लेकिन कहा इंटेलेक्ट से क्या बनेगा, कहा इंटेलेक्ट से जो चीजें बनती है, जैसे हम लोग बैठे हैं मस्त, क्लास चल रही है लैपटॉप पे, यहां प्रोजेक्टर पे आप एसी में बैठे हैं, फैन चल रहा है, सारी चीजें हैं, कैमरा लगा हुआ है, ये सारे के सारे चीज किसी ने तैयार किया होगा, हाँ या ना। पहले के समय में शुरुआती दिनों में हमारे पास एसी था, बिल्कुल नहीं था। लैपटॉप था, नहीं था। मोबाइल देखिए कैसे जो है वो क्रांतिकारी जो है वो कहिए एक तरह का रिवॉल्यूशन है, नहीं है, पूरा रिवॉल्यूशन ही ला दिया जो इन्वेंशन है आपके मोबाइल का। लाइट्स जो आप देखते तरह तरह के, अब ये जो लाइट्स आप देखते एलईडी, एलसीडी और अलग अलग तरह के लाइट्स, पहले वो जो है वो बल्ब हुआ करता था, वो येलो लाइट वाला, फिर उसके बाद ट्यूबलाइट जैसा चीज आया, फिर उसके बाद एलसीडी जो है वो आया, फिर अब तो एलईडी का जमाना आ गया है। तो ये सारे चीज कोई ना कोई तो बना ही रहा है। और ये ह्यूमन ब्रेन जो बना रहा है, देखिए ह्यूमन ब्रेन खुद मैंने बोला, अनइंटेंशनली ये वर्ड खुद आ गया, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ब्रेन इस पे काम कर रहा है और तभी नए नए चीजों को बना रहा है। ये चीज सिर्फ इसी में नहीं है। अगर हम बात करें दवाई की, तो आप देखते हैं एक से एक नया नया आपका दवाई वगैरह बनता है या नहीं बनता है। तो जब आप देखते हैं दवाइयां भी नई नई है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई उस दवाई के लिए क्या कर रहा है, कोई ना कोई उस दवाई के लिए रिसर्च कर रहा है, और उस रिसर्च के बाद दवाई बन रही है। जैसे आप कोरोना में ही देख लीजिए, कोरोना जिस समय आया था वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन देखिए लगातार ह्यूमन ब्रेन काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा, और उसके बाद उसका भी वैक्सीन बन गया, दवाई बन गई, मेडिसिन बन गया। इसका मतलब है किसी ने इंटेलेक्ट से ही तो उस चीज को क्या किया, तैयार किया। कहा यही जो इंटेलेक्ट है, इस इंटेलेक्ट को अगर कहीं पैसे ना मिले तो ये इंटेलेक्ट बेकार हो जाएगा और कोई भी जो है इंटेलेक्चुअल वर्क में काम नहीं करेगा। कहा गया ये कौन सी बात हुई, कहा कि ये ऐसी ही बात हुई कि अगर कोई इंटेलेक्ट से काम करना चाहता है तो इंटेलेक्ट से काम क्यों करना चाहता है, क्योंकि इस इंटेलेक्ट से कुछ वो बनाए और बनाने के बाद कुछ उसको क्या मिले, मॉनेटरी बेनिफिट मिले। पता चला कि मैंने जो है वो चीजों को बनाया और उसके बाद सब लोग बना रहे, तो मुझे क्या मॉनेटरी बेनिफिट मिला। बस ह्यूमन ब्रेन के इसी इंटेलेक्ट को मोनेटाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए, पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी कुछ कानून की। अदरवाइज कहा गया कि जैसे मैंने बनाया कि ये मैंने वैक्सीन बना लिया, उसमें तो कंपोजिशन लिखा हुआ है, कोई भी उसको क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा, तो मुझे क्या उसमें जो है वो बेनिफिट मिला, मेरा मोटिवेशन कैसे काम करेगा। आप देखिए सुबह से बैठते हैं, लगातार क्लास चलता है 8:30 से, कब तक चलेगा पता ही नहीं, या तो टीचर मर जाए, बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, और नहीं तो जब मन होगा तब खत्म होगा। अब देखिए ऐसा इसीलिए ना कि करके सीएस बने और अच्छे पैसे मिले, बस यही तो एक मोटिवेशन फैक्टर है जिसके कारण भाग भाग के आते हैं। वरना सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद और क्लास शुरू करते तो क्या टीचर की जान चली जाती, कितना बढ़िया आराम से आ रहे थे, अभी खाना ठीक से गया भी नहीं, जल्दी जल्दी लिया, जल्दी जल्दी भाग के आए, सीढ़ी भी इतना ऊंचा है, और आया तो देखा क्लास भी शुरू कर दिए हैं। तो ये सारा भागा दौड़ी और सारा कुछ जो है वो किन चीजों को लेकर के, बस इसीलिए ना कि एक अच्छा करियर बन जाए और आपको जो है वो अच्छे पैसे मिले। मैं भी जब आपसे क्लास ले रहा हूं, आपके क्लास के बाद और भी जो भी क्लासेस रहेंगी, अगर मुझे पता चला कि ये फ्री की क्लासेस है, यकीन मानिए मैं बोलना चाहूंगा, मेरे गले से आवाज नहीं निकलेगा, मैं बोला जाम हो जाएगा ये। और जैसे ही जो है वो चाहे रात का एक ही क्यों ना हो, अगर कहीं से जो है वो कॉल रहा कि सर एक जो है वो फॉरेन क्लाइंट है और इतने डॉलर में डील हुआ है और वो तैयार है, कंसल्टेंसी चाहिए आपके 35 मिनट 25 मिनट और इतने चाहिए, आपके में ट्रांसफर कर दिया गया है, चलो डन, 10 मिनट में सारा सेटअप हो गया, अरेंजमेंट हो गया, ये तैयार ही रहती है, 5-10 मिनट सारे लाइट्स एसी जले, ठीक है भाई बैठ गए। लेकिन अगर मान लीजिए वो बोले कि मुफ्त के ज्ञान के लिए कोई 1:30 बजे रात में तैयार बैठा है, मैं बोलूंगा बस बोलो वहीं रहने के लिए, मैं वहां पहुंच रहा हूं और वहां पहुंच करके ज्ञान देने वाला हूं और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर के आ रहा हूं ताकि ज्ञान देने में कहीं दिक्कत ना हो।
ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, ये हर ह्यूमन बीइंग के साथ है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है तो उसका कोई ना कोई मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए कि कल के डेट में अगर कुछ बना है तो तभी तो देखिए वैक्सीन बना। कौन सी कंपनी जो इंडिया की ही बनाई थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। अच्छा, ये सब तो फालतू चीज आप लोग क्यों याद रखिएगा, तो मैं भूल रहा हूं, मुझे याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। इंडिया की दो दो कंपनी जिसका जो है हम लोगों ने वैक्सीन भी लिया है। नहीं लिया कोरोना का वैक्सीन? नहीं लिया? नहीं लेना चाहिए था, नहीं लिया। कौन सा? तो चलिए याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। हाँ, कोवैक्सीन को जो बनाया है, क्या नाम है? कोवैक्सीन, कोविशील्ड। हाँ ठीक कह रहे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड यही दो तरह का है, लेकिन इसको हाँ बायो, हाँ कोई नहीं आएगा याद। एक और है बड़ा पॉपुलर सा नाम, बहुत उन्होंने इंडिया से बाहर भी बहुत सारे लोगों को जो प्रोवाइड किया। कहने का मतलब बस ये है कि अगर उनके लेबोरेटरी में ये बना, साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे थे, तो उनको इसी से बेनिफिट मिला ना कि अब उस चीज पे उनका मोनोपोली रहेगा। उस चीज को जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, रॉयल्टी और कमीशन जो है वो चार्ज करेंगे। तो ऐसे ही कहा कि इंटेलेक्ट से बनने वाले कुछ ऐसे चीज हैं जो आते हैं पेटेंट के दायरे में। किसके दायरे में? नाम मैंने नहीं रखा, इन्होंने रख दिया। बोला कि इंटेलेक्ट से अगर कोई चीज बना है और अगर इस तरह के इंटेलेक्ट से बना है तो उसको हम लोग रखेंगे किस दायरे में? पेटेंट। कुछ नहीं, प्रोटेक्शन देंगे उसको कि आपने जो बनाया है इसको आप इस्तेमाल करेंगे, या आपके मर्जी से कोई क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, और उस पर आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कहा गया कि आप इस देश में रहते हैं, आपको हम प्रोटेक्शन देंगे, मोनेटाइज करने का राइट देंगे, लेकिन कहीं पे भी ये चीज नहीं चलेगा कि आपने वैक्सीन बनाया और सबको ललचाया, देख मैंने वैक्सीन बना लिया, ये मैंने लगाया, मुझे जो है वो कोरोना नहीं होगा, ये मैंने अपने बच्चे को लगा दिया, ये मैंने अपने जो है वो छोड़ दिया बीवी को कि हो जाए तो कोई बात नहीं, या ये जो है वो उसको लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो है वो जिसको जिसको लगाना था क्या कर दिया, लगा दिया। अब मैं सुरक्षित, मेरा घर सुरक्षित, और बाकी लोगों को ललचा रहे हैं, नहीं दूंगा। अब ऐसे केस में एक लॉ बना और कहा गया कि हम आपको मोनेटाइज करने का राइट दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ललचाने का राइट नहीं दे रहे। इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर होगी। तो अब उन्हीं चीज को जो है वो यहां पे लॉ में बताया गया कि या तो आप खुद बनाइए या किसी को बनाने का, ठीक है भाई, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ा ना हूं, मैंने इन्वेंशन कर दिया, मैंने चीजों को बना दिया, लेकिन अब मैं उसको लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, इतना बड़ा मेरे पास रिसोर्स नहीं है। मैं रिसर्च का, अब जैसे बुक का ही है, मैं जो है वो बहुत सारे बुक का ऑथर, 12 बुक मैंने लिखा हुआ है। 2 बुक आपके तो अब आने ही वाले, 4 बुक और आएंगे। टैक्समैन पे भी मेरे बुक आ रहे हैं, एक क्रैकर करके CMSL का, और ये इकोनॉमिक लॉ का, और 2 टेक्स्ट बुक्स भी आने वाले, दिसंबर तक ये सारे आ जाएंगे। टैक्समैन पब्लिकेशन का नाम है। हाँ जी, तो पहले पियर्सन के साथ था, अभी टैक्समैन के साथ है। बदलते रहते, गरीब आदमी को जो थोड़ा दे देता है ज्यादा कम तो करना पड़ता है, रॉयल्टी तभी मिलता है। तो अब जो ये जो चीज मिलेंगे, अब देखिए मैं किताब लिख सकता हूं, बना बना करके बेच तो नहीं सकता क्योंकि वो मेरे में क्वालिटी नहीं है। तो इसी के लिए जो है वो कोई और लोग आए, तो और लोग जब आए तो उनके जरिए ही बना के बेचो, तो मुझे रॉयल्टी तो दे रहे हैं। ठीक वैसे ही कहा गया कि कोई मूवी बनाया, एकदम ध्यान से समझिएगा चीजों को, कोई मूवी बनाया, मूवी उसने बनाया और पता चला किसी ने वहां पे एक लगा दिया कैमरा, और उसके बाद जो है वो CD बना बना करके बेच रहा है, पेन ड्राइव में सब तक पहुंचा रहा है। अब अगर ऐसा कर रहा है तो ये अनऑथराइज है। लॉ बना रहेगा तभी तो कोई चीज अनऑथराइज होगा, तभी तो उसे पकड़ा जाएगा, तभी तो उसके ऊपर एक्शन होगा। किसी ने बहुत अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, किसी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का तरीका, जैसे जितने भी मेरे क्लास है, जितने PPT, जितने चीज, सब कॉपीराइट लिया हुआ है मेरा, एक एक लेक्चर का मेरा कॉपीराइट है। मेरे किसी चीज का पार्ट भी जो है वो कहीं पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिना मर्जी के। अगर करेंगे तो मैं बहुत खुशकिस्मत होऊंगा, क्योंकि अपना केस खुद में लड़ सकता हूं और बहुत बड़ा कंपनसेशन मुझे मिल जाएगा। तो मैंने अपने पढ़ाने के हर तरीके पे जो मैं क्लास लेता हूं आपका, ये वीडियो बन करके ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। जो आप देखते हैं पढ़ाते वक्त, कोई भी जो है वो किसी को बीच में अपनी नानी को ले आया, दादी को ले आया, इतने किरदार होते हैं जो मेरे बनाए हुए चीज होते हैं। देखिए लॉ में पढ़ा रहा हूं, मैंने एक्ट तो नहीं लिखा हुआ है,
एक्ट को पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। तो यही पढ़ाने के इस तरीके को कि इसी का कॉपी करके कोई और ना शुरू कर दे, अब करेगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए तो लॉ बना हुआ है कि आप इंटेलेक्ट से ही तो आप बना रहे हैं। मैं जो कोई तरीका या कोई चीज आपको बताता हूं जिसमें एग्जाम्पल लेता हूं तो मेरे तैयार किए गए हैं। अगर मैंने अपने इंटेलेक्ट से तैयार किया तो उसको मोनेटाइज करने का राइट मुझे है या नहीं, या कोई लेगा तो मेरा पेन ड्राइव खरीदेगा ताकि उससे मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, या गूगल ड्राइव लेगा या क्लास में बैठ करके सुनेगा। ठीक ऐसे ही उन्होंने कहा कि कुछ चीज है जिनको हम पेटेंट के जरिए प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ चीजों के जरिए कॉपीराइट के जरिए। ये कुछ नहीं है, इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह के क्या बनाए, कानून बनाए, एक ही में सब नहीं आ सकता था। पेटेंट में कहा कि इन्वेंशन जैसा चीज आएगा, बहुत बताऊंगा इन्वेंशन के बारे में, लेकिन कहा ऐसा चीज जो इन्वेंशन के दायरे में आएगा उसको किसके जरिए प्रोटेक्शन मिलेगा, और इन्वेंशन को प्रोटेक्शन मिलेगा पेटेंट के जरिए। इसका मतलब है उस चीज को इस्तेमाल करने का राइट और उसको रिप्रोड्यूस करने का राइट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट, ये सब का सब जो है वो पेटेंट एक्ट में लिखा हुआ है। कितने दिन तक ये रहेगा वो सब लिखा हुआ है। ऐसे ही कुछ चीजों को लेकर के बुक किसी ने लिखा, मूवी बनाया, कोई बहुत अच्छा धुन बनाया, अक्सर सुनते होंगे कि उसके जो है वो म्यूजिक का चोरी कर लिया, उस पे जो है वो इधर से उठाया उधर से वो कर दिया, केसेस चलते रहते हैं। कहा ये सब तो जो चीज पेटेंट में जो है प्रोटेक्ट नहीं हुआ वो कहां कर दिया। ऐसे ही कहा कि कुछ चीज आप सुनते होंगे, पंच लाइन, ठंडा मतलब कोका कोला, और कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है, पागलपंती भी जरूरी है। जैसे ये वर्ड बोलते हैं, नहीं ये सब वर्ड है, पागलपंती भी जरूर जैसे बोला जाता है, मिरिंडा का नाम आ जाता है। और कुछ तूफानी करते हैं, किसका है पंचलाइन, और कुछ तूफानी करते हैं, थम्सअप का है, डर के आगे जीत है, सब क्लियर है, स्प्राइट। तो सबका अलग अलग क्या बना हुआ है, टैगलाइन सा बना हुआ है। अब ये सारे के सारे चीज कहीं ना कहीं किसको जो है वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो है वो उस चीज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि जैसे ये वर्ड बोला जाएगा। आप कहीं भी एक सिंबल देखते हैं और वो सिंबल अगर आप इस तरह का देखते हैं, आपके दिमाग में नाइकी का एक चीज आ जाता है। आप जो है वो जंप करता हुआ जो है वो पैंथर देखते हैं, पूमा का आ जाता है। इसका मतलब है कि ये नहीं कि कोई एक लोकल कंपनी टी शर्ट बनाएगा और उस पर पैंथर को जंप करा देगा, कहा नहीं। अगर ऐसा होगा तो सेंस क्या जाएगा कि ये किसका है, पूमा, या कोई चीज बनाया और उसके ऊपर क्या लगा दिया, ऐसे टिक सा लगा दिया, कहा कि नहीं। अगर ऐसा जैसे देखिए मानसी का यहां से टिक दिखा, शूज पे टिक तो है, तो अब अगर देख लीजिए उस पे, उसमें तो टिक है तो मैंने टिक बता, टिक लगा हुआ तो इसका तो नहीं, वो तो पूमा का है ना। तो देखिए वो जैसे टिक है, वो जैसे जंप करता पहनता तो पूमा का हो गया, टिक लगा हुआ है तो किसका जूता हो गया, नाइकी का शूज हो गया। कहने का मतलब है कि लेकिन अगर कोई कंपनी, आप देखिएगा लोकल कंपनी भी रहेगी, वो भी जो है वो टिक लगा लेगी। अगर ये टिक लगाया तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन लॉ बना हुआ रहेगा तभी क्या करेंगे, क्योंकि आप जब लेने गए तो आप तो इसी सेंस के साथ गए कि ये किसका है, नाइकी का, इतने सस्ते में मिल रहा है, लूट ले। लूटा तो उसने आपको है, क्योंकि ये जो है वो वही नाइकी का नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं नाइकी और पूमा के, नाइकी और, अब यहां बिठाएंगे तब, अब जो है तो उनको यहां बिठाएंगे, वो कोई बाहर थोड़ा है मेरे कब्जे से। अब कह रहे हैं कि अगर जो है वो कहीं पे आपने जो है वो इस तरह का टिक लगा या कोई चीज देखा, आपके दिमाग में तो सेंस था आप किसका यूज करने जा रहे हैं, नाइकी का या आप पूमा का, तो कहीं ना कहीं उनके बिजनेस को हैम्पर किया या नहीं किया। तो यही है ट्रेडमार्क, जो लोगो आप कहीं पे इस तरह का जो है वो छल्ला देखते हैं, ऑडी का ये बना हुआ जो है वो ऐसे देखते हैं, समझ जाते किसका, मर्सिडीज का। अब देखिए ये लोगो जो भी हो, थोड़ा सा अगर सही नहीं बना हो तो जैसे भी हो, तो ये जो है वो सेंस आपको बता देता है कि ये किस कंपनी का है, मर्सिडीज का है, या ये किसका है, ऑडी का। ये नहीं कि मारुति रहेगा और उसके आगे में वो चार छल्ला, या ये लगा लिया, या जैगुआर का वो जो रहता है। कहा कि अगर ऐसा रहा तो दिस इज अगेन इन्फ्रिंजमेंट। लेकिन अब देखिए किसी ने बनाया तो इंटेलेक्ट से बनाया, कहा इसको भी क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन। तो चाहे वो एक लोगो हो, चाहे वो डिजाइन हो, चाहे वो एक पंच लाइन ही क्यों ना हो, नहीं जो जस्ट मैंने आपको बनाया, कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है, इसको भी आप ये नहीं कि आप जो है वो जो नहीं आता है बंठा, या वो ऐसे करके से खुल जाता है,
गोली जैसा जिसमें रहता है, वो ले लिया और कुछ तूफानी करते हैं। तो इससे अच्छा आग ही लगा दो मसाल लेकर के, ऐसे ऐसे करके। कहा कि नहीं, ये ले लिया, सब क्लियर है, हाँ तो पूरा ये क्लियर है, ये ले लिया, डर डर के आगे जीत है। कहा मर जा। इनमें से कोई भी चीज अगर है, ऐसा कोई भी चीज है, तो कहा गया कि आप उस नाम के, हाँ फिर आप अपना कुछ बनाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं पेप्सी का वो लहराता हुआ जो है वो गुजरता है, तो ये सारा का सारा क्या है, ट्रेडमार्क है। अब देखिए नाम रखा, एक चीज को पेटेंट बना के प्रोटेक्ट किया, किसी चीज को क्या बना करके, कॉपीराइट के जरिए, किसी चीज को ट्रेडमार्क के जरिए जो है वो प्रोटेक्ट किया। फिर बहुत सारी बात इसमें आती है, और वो ये है कि आपने जब इस तरह का चीज बनाया लोगो वगैरह, तो इसका मतलब ये लोगो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब मान लीजिए कि मैंने जो है ये लोगो नहीं चुराया मर्सिडीज का, मैंने अपना वाला ही जो है वो कोई लोगो बना लिया, अपना भी बनाऊंगा, मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, ऐसे करके कुछ कर दिया और यहां पे कर दिया। ठीक है, लोगो तो कैसा भी हो सकता है। तो अब जो है वो मैंने क्या कर दिया, और ऐसे ही जो है वो क्या कुछ घुमा फुमा के करना था तो कर दिया। अब जो है वो मैंने जो है वो एक अपना लोगो ऐसे बना लिया, लेकिन किया क्या वो देखिए, मर्सिडीज गाड़ी जो थी उसका डिजाइन क्या किया, डिट्टो कॉपी किया। याद रखिए लोगो नहीं चुराया, अपना ही लगा रहा हूं ये सरा हुआ पीके। लेकिन 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 अब जो है डिजाइन किसका लिया, आप देखिएगा ये केस चल भी रहा है लावा और कार्बन कंपनी पे। आईफोन जब आया तो आप देखिएगा कार्बन या लावा में से मैं भूल रहा हूं, कोई एक था, उनका जो बहुत लावा था, हाँ उनका जो इनिशियल जो ब्रांड था जो बहुत जेनरिक था आईफोन का, बिल्कुल सेम उसी स्ट्रक्चर का बना लिया, लिखा था उस पर लावा ही, लेकिन उसका डिजाइन कॉपी कर लिया। तो ये अब देखिए, अब ये तो ट्रेडमार्क में आया नहीं, क्योंकि मैंने उस पर एप्पल का कटा हुआ सेब कहां रखा, मैंने तो समूचा सेब रख दिया। तो इसका मतलब मैंने जो है वो उनका वो लोगो चुराया, देखते ना एप्पल का वैसे खाया हुआ सेब, तो ये जो है वो चुराया, वो नहीं डाला मैंने, बल्कि लिखा अपना ही नाम, लेकिन स्ट्रक्चर किसका ले लिया। और इस बार क्या किया, नाइकी का जो है वो टिक नहीं लिया, लेकिन नाइकी का ही जो डिजाइन था उसी डिजाइन का अपना बना लिया। पॉसिबल। अब इसको किसमें प्रोटेक्ट करे, अगर मान लीजिए कि फैन है तो कहा कि बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही फैन, डिट्टो ऐसा ही जो है वो एसी का मॉडल, डिट्टो ऐसा ही जो है वो लैपटॉप का मॉडल, नाम अपना ही लिख रहा हूं। कहा कि ये तो लोगों से बच गया, लेकिन किसी ने अगर उस तरह का डिजाइन बनाया तो वो क्रिएटिविटी और इंटेलेक्ट है या नहीं है। लगातार लोग लगे रहते, तब एक नया स्लिक सा डिजाइन निकल करके आता है कि आईफोन का नया डिजाइन आया है। आईफोन के लोगो तो वही है, वो कहां बदले हैं, लेकिन नया क्या आ गया, स्लिक सा डिजाइन आ गया। और वो नहीं X13 14 क्या बोलते हैं, आईफोन 13 13 14 13, खैर 13 है चाहे 13 है, पैसे तो है नहीं मेरे पास जो लेना है, फिर भी जानकारी रहनी चाहिए। तो अब जो भी रहे, तो वो जो स्लिक सा डिजाइन आया, पतला सा चौड़ा, या ये उसमें जो है वो कैमरा पीछे 3 तो आगे 2 तो पीछे 4, क्या क्या लगाना है नहीं पता, जितने भी तरह के रहे। अब उसमें कैमरे में कितने बार आता है कि ये जूम इन भी होगा और जूम आउट भी होगा, जो ऐड दिखलाते रहता है, आंख निकल करके ऐसे गया, बड़ा किया, फिर फोटो लेकर के वापस आ गया, जितने भी तरह का डिजाइन और जो भी देखिए, ये भी इंटेलेक्ट ही तो है। कहा इसको कैसे प्रोटेक्शन दे, पेटेंट में तो आ नहीं रहा है, ये कॉपीराइट में भी कवर नहीं हो रहा है, ना ट्रेडमार्क में हो रहा है, तो एक और चिपका दिया और बोला कि अब तू मर एक और एक्ट पर, और क्या नाम दे दिया, ये डिजाइन में आ गया। तो देखिए ऐसे ही कर करके कुछ ऐसे भी जो है इंटेलेक्ट है जो लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं, जैसे वो जगह को स्पेसिफाई करता है। एकदम ध्यान से बातों को सुनिएगा, बार बार कह रहा हूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, और अगर सीएस बन के कमाना है तो हर एक बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। और जब मौका लगे उस समय ना पीछे बैठ करके मत रहिएगा, यानी बैक सीट पे नहीं, बल्कि उस समय फ्रंट पे आना पड़ेगा। और यकीन मानिए ये मौका आपको खुद से खींचना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा। सब आएंगे, ऐसा तो अभी आपको ना पुश करता हूं, आप बताइए, पूछेंगे ही नहीं, आप बताइए, जो बताएगा वो आएगा, यही चीज रहता है। अभी स्कूल वगैरह में आप देखते होंगे कुछ बच्चा होगा कि हर जगह उसको टीचर प्रमोट करते रहेंगे, क्यों, क्योंकि अपने आप को भी सेल करना पड़ता है। आज के समय में आप क्या हैं और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है, वरना पता चला है कि यू विल नेवर बी नोटिस्ड बाय एनीवन। अब नोटिस का मतलब ये नहीं सर मैं तो मस्त नोटिस हूं ना, किसमें, नालायकी में। कहा नहीं, किसमें नोटिस होना है, लायकी में क्या होना है, नोटिस होना है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, नालायकी का लायकी,
तो बनाया ना, वो सब नहीं बनाऊंगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेरा हो गया। अब जो है यहां पे कह रहे हैं कि एक एस्पेक्ट हुआ कि जो सब मिल करके तैयार करते हैं और उस जगह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए आप सुनते होंगे बासमती राइस, सैंपेन, नागपुरी संतरा, रामपुरी चाकू, इलाहाबाद का अमरूद, कानपुर का चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल, नहीं है? कौन सा कौन सा? अच्छा, तो मैं नहीं जाना। बासमती राइस मैंने सुना है, अगर होगा तो पता नहीं, लेकिन वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है। और भी जैसे ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, अगर किसी जगह को वो रिप्रेजेंट करे तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल व्हाट इंडिकेशन। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे संतरा आप भी अपने बागान में लगाइए, मेरा भी छोटा सा दिल्ली में था बागान, उसमें था, अब नहीं है, तो उसमें भी संतरा लगते थे। आप संतरा नहीं, उसे नींबू कहते। लेकिन वही चीज अगर नागपुर का क्लाइमेट ऐसा है कि वहां जिसके भी बागान में संतरा लगेगा वो उसी क्वालिटी का होगा, क्योंकि वहां का ज्योग्राफी ऐसा है। इलाहाबाद का अमरूद, अमरूद यहां भी होते हैं लोगों के बीच है बागान में, लेकिन अगर यही चीज कहां पे होगा, यही चीज अगर इलाहाबाद में हो रहा है तो वहां खास तरह का क्लाइमेट है जहां वो होता है। जितने भी तरह के स्प्रिंकलिंग वाइन होते हैं उसका एक जो है वो सैंपेन, बेसिकली जो है वो स्प्रिंकलिंग वाइन का एक प्रजाति है जो कि स्विट्जरलैंड के खास जगह पे होता है, तभी उसका नाम सैंपेन पड़ता है। वैसे जो आप खरीद लेते हो वो सैंपेन नहीं है, वो स्प्रिंकलिंग वाइन है। स्प्रिंकल करता है जब आप उसको पुश करके छोड़ देते हैं, तो इसीलिए वो क्या है, स्प्रिंकलिंग वाइन है। लेकिन सैंपेन नाम तब पड़ा जब वो किस जगह का है, स्विट्जरलैंड के सैंपेन जगह से वो है। और वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहां का जो वाइन बनता है उसमें खास तरह का टेस्ट होता है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं पीता। लेकिन जो चीज आप, दार्जिलिंग टी, आसाम टी, तो चाय सिर्फ वही थोड़े होते हैं, और भी जगहों पे होते हैं, लेकिन वहां की इन्वायरमेंट के कारण। लेकिन ये किसी एक की विरासत नहीं होगी। अगर आपका बागान है आसाम में तो आपके यहां जो टी है उस पर भी आप लिख सकते हैं आसाम टी, और मेरा है तो मैं भी क्या लिखूंगा, आसाम टी। नागपुर में मेरा बागान है, मेरा गार्डन है, किस चीज का, संतरा का, तो वहां से जो मैं बोलूंगा नागपुर का संतरा। आपका है तो आप भी बोलिए नागपुर का संतरा, लेकिन यहां दिल्ली में अगर है तो आप उसको नागपुर का संतरा नहीं बोल देते। मलियावादी दशहरी, मलियावादी आम, दशहरी का खास तरह का। फिर आपका जो है वो आम्रपाली, बहुत सारे ऐसे हैं। आपका जो है वो अल्फांजो, जो अल्फांजो मैंगो वगैरह है, आम की प्रजाति है। कह रहे इतने सारे तरह के जो चीजें वो उस जगह के कारण है, उस जगह को लेकर के। कहा इनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, क्या चिपका दिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इतना ही नहीं है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और भी कुछ है। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो यही 5 क्या करने हैं, हमें पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, और अब एक एक करके हमें इन चीजों को क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन जो सबसे बेसिक बात है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कहा गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है कि जो चीज आपके माइंड में है यहीं पे मत रहने दीजिए, पहले उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइए। बहुत अच्छा, मैंने सोचा वह बुक लिखूंगा, शानदार, जोरदार, मारधार एक्शन से भरपूर। उस पर कैसे कोई राइट मिलेगा? पहले क्या करो, स्क्रिप्ट लिख दीजिए, उस पर आपको कॉपीराइट मिलेगा। मेरे दिमाग में है, बहुत शानदार है, मर जा रख करके। इस पे तभी सिर्फ आपको प्रोटेक्शन मिलेगा जब आप क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में, कहीं ना कहीं उसको एग्जिस्टेंस में क्या करेंगे, लाएंगे। बहुत अच्छा आपके पास आइडिया है, यू कैनॉट गेट एनीथिंग ऑन आइडिया ओनली, यू हैव टू पुट इट इनटू एग्जिस्टेंस। इसीलिए तो लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। कितने साल के बाद कोई चीज बना, अगर उस पर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो बताइए 10-10, 20-20 साल तक जो उसमें फार्मासिस्ट लगे हुए थे उनको क्या तब बेनिफिट मिलेगा? किसी को इंकरेजमेंट आएगा रिसर्च करने का? इसीलिए हमें अलग अलग तरह के क्या करने पड़े, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाने पड़े, कानून और लॉ बनाने पड़े। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट द अर्निंग एंड प्रोवाइड द मॉनेटरी बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्ट टू सर्व एज पावरफुल इंसेंटिव फॉर होम, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज इनटू क्रिएटिंग आइडियाज एंड, एंटरप्रेन्योर ही तो था जिन्होंने जो है वो क्या किया, कोरोना को लेकर के अपने टीम को बोला कि आप क्या कीजिए, रिसर्च कीजिए, और लगातार पैसे वो दे रहे थे।
और तभी जो है वो चीज क्या हुआ, बना। तो जब बन गया तो जो एंटरप्रेन्योर है उनके पास रिसर्च की टीम थी, लेकिन खर्चा तो सारा का सारा एंटरप्रेन्योर उठा रहा है। अपने साइंटिस्ट को करोड़ों का पैकेज दे रहे हैं कि आप लगातार करते जाइए, वर्क करते जाइए। जरूरी नहीं है 10 साइंटिस्ट को लगाया हुआ है तो कोई एक साइंटिस्ट अपने पूरे जीवन काल में एक नया चीज दे दिया, वही जो दे दिया उसी पे तो कंपनी चल गई, उसी पे तो कंपनी ने उतना क्या कर लिया, कमा लिया। तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने वाले को भी क्या दिया, ये मोटिवेशन दिया। कह रहे हैं आईपीआर रिलेट टू क्रिएशन ऑफ व्हाट, ह्यूमन माइंड एंड, लेकिन इसी ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और इनको मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए, और इन्होंने अपने इंटेलेक्ट से जो तैयार किया है उस चीज को रेगुलेट भी करने के लिए, रेगुलेट भी करना, ये नहीं कि चीजों को बना लिया और ऐसे ऐसे ललचा रहे, जो मैंने बोला इंजेक्शन खुद लिया, तू मर, मेरे पास तो इंजेक्शन है, कहा नहीं। ऐसी चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, एक्ट बनाना पड़ा। और हमें जो पढ़ना है वो टोटल 5 एक्ट, जिसमें से हम पहला हमला हम लोग किस पे करेंगे, पेटेंट एक्ट पे करेंगे। क्लियर है क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो चलिए अब हम लोग पेटेंट के बारे में बात करेंगे। पहले जरा इसको कम से कम आप लिख लीजिए और तब पेटेंट की पूरी कहानी सुनाता हूं और पेटेंट पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। चलिए अब जरा हम लोग बात करते हैं किस एक्ट की, पेटेंट। ध्यान से समझिएगा, इंटेलेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत एक्ट में से एक एक्ट क्या है, पेटेंट। तो पेटेंट के बारे में एक जो पंच लाइन है वो ये है कि पेटेंट सिर्फ और सिर्फ उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा जो क्या कहलाएगा। और फिर ध्यान से, इस स्लाइड से बड़े सारे केस लॉ बनते हैं, तो इसीलिए छापने का मैं समय दूंगा ही, तो अननेसेसरी परेशान ना हो। बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा क्योंकि यहां पे केस लॉ बनेगा कि कैसे केस को सॉल्व करेंगे। कहा कि पहली बात, पेटेंट तभी पिक्चर में आएगा जब कोई चीज इन्वेंशन के दायरे में आएगा। किसके दायरे में, इन्वेंशन के दायरे में। तो कहा कि अगर कहीं कोई चीज इन्वेंशन के दायरे में ही नहीं है तो वो कभी भी क्या नहीं कहलाएगा, पेटेंट से कोई उसका लेना देना। कहा ठीक है, इसका मतलब पेटेंट जो है वो इन्वेंशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, मोनोपोली प्रोवाइड, पॉजिटिव सेंस में मोनोपोली, कि जिसने जो है वो साइंटिस्ट लगातार मेहनत करके चीजों को बनाया है, रिसर्च किया है, उसको हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट देंगे और उसको रेगुलेट करेंगे। कहा ठीक है। 2, तो कहा कि पेटेंट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन, इसका मतलब चले थे पेटेंट पढ़ने, पहुंच गए कहां पे, और जब तक इन्वेंशन को नहीं समझेंगे तब तक पेटेंट तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। कहा कि पेटेंट मिलेगा ही इन्वेंशन पे। तो कहा कि अब हमें समझना पड़ेगा इन्वेंशन का क्या मतलब है, क्योंकि अगर कोई चीज इन्वेंशन के कैटेगरी में आएगा तब उस पर पेटेंट मिलेगा। फिर देखना रहेगा कि कौन कौन सा चीज है जो इन्वेंशन के कैटेगरी में आएगा फिर भी उस पर पेटेंट नहीं देंगे, और फिर जिन चीजों पे पेटेंट मिल सकता है उस पर पेटेंट कैसे मिलेगा, प्रोसीजर क्या होगा, और पेटेंट मिलेगा तो कब तक के लिए मिलेगा, कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा। जिसको पेटेंट मिल गया वो चीज को खुद बनाएगा, किसी और से बनवाएगा, ना खुद बना रहा है ना किसी और से बनवा रहा है, तो क्या करेंगे, क्योंकि वो लोगों तक तो क्या करना है, पहुंचाना ही है। एक बार पेटेंट मिल गया तो क्या वो पेटेंट आपका जो रिवोक नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, या आपने पेटेंट ले लिया तो क्या आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, और सरेंडर आखिर कोई करेगा तो क्यों करेगा। और पेटेंट अगर आपने लिया तो किस किस केस में वो पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा, कब जो है वो इनोसेंट इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा, कब इंफ्रिंजमेंट माना जाएगा, क्या फाइन पेनल्टी होगा। यही बस आपका जुरिडिक्शन है, इस एक्ट का छोटा सा जुरिडिक्शन। ये जो मैंने बोला वो सारा एस्पेक्ट हमें क्या करना है, पढ़ना है। किसमें, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही करके जाना है आपको कॉपीराइट में, ऐसे ही करके जाना है ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क पे डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन थोड़ा क्या दिया गया, छोटा, क्योंकि आगे 100 मार्क्स प्रोफेशनल में भी तो है, इसीलिए जो है वो इसमें जो है वो कुछ कुछ चीज अगर बताया जाए तो पूरा भी 100 मार्क्स यहां बताया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया है, कुछ चीजों को यहां और कुछ को कहां रख दिया है, प्रोफेशनल में रख दिया, मतलब एक्सटेंशन कर दिया है। तो अब हम जब पेटेंट के इन एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे तो कहा कि पहला एस्पेक्ट तो आ गया कि आप ही ने बोला इन्वेंशन, पहले इन्वेंशन क्लियर हो जाए तब ना देखेंगे कि जिन चीजों को इन्वेंशन के दायरे में रखे हैं उन पे कैसे हमें क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। जो प्रोसीजर वगैरह है वो देखना रहेगा, फिर कैंसिल, फिर रिवोक, बहुत बातें। कहा ठीक है, एक एक करके ही देखते हैं। कहा इन्वेंशन का मतलब, कहा इन्वेंशन का मतलब न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कहा कि बस, कहा कि हां। आपने कहा कि पेटेंट मिलेगा किस चीज पे,
तो हमने कहा कि ठीक है, तो इन्वेंशन किसको बोलेंगे, तो कहा न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस पे क्या मिलेगा, इन्वेंशन के दायरे में आएगा, और इन्वेंशन के दायरे में आएगा इसलिए उस पे क्या मिलेगा। ठीक है, जाइए एक शर्ट खरीद के ले आइए और उस पर जो है वो पेटेंट ले लीजिए, न्यू प्रोडक्ट नहीं हुआ, यही तो लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट या क्या। इसका मतलब ये डेफिनेशन अपने आप में ही परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं अब हमें न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यही समझे न्यू प्रोडक्ट ये नया है, यही तो बोलते हैं, हाँ ये न्यू प्रोडक्ट है, नहीं बोलते हैं, मैंने तो ऐसे ही सुना हुआ है, हाँ ये न्यू है ये ओल्ड है, यही वर्ड यूज करते हैं ना। तो इसका मतलब है कि यहां जो न्यू वर्ड है उस न्यू का कुछ मतलब होगा। जैसे हमने कहा कि पेटेंट मिलेगा इन्वेंशन पे, तो भाई इन्वेंशन का क्या मतलब, तो क्या इन्वेंशन का मतलब है न्यू प्रोडक्ट या, अब फिर इसको बोला न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोसेस, तो अब चलिए आगे बढ़िए कि न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस किसको कहते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस है इसका मतलब वो क्या है, इन्वेंशन, और अगर वो इन्वेंशन है तो उस पर क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। तो जरा देखिए न्यू प्रोडक्ट और न्यू प्रोसेस का मतलब क्या है, कहा किसी भी चीज को न्यू प्रोडक्ट तभी आप बोलेंगे जब उसमें कम से कम ये दोनों चीजें हो, जिसमें क्या होनी चाहिए, दोनों चीजें या एक, दोनों चीजें। पहला उसमें क्या होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स होना चाहिए एंड कैपेबल ऑफ व्हाट, तो उलझाते जा रहा है। अब इन्वेंटिव स्टेप्स का क्या मतलब है और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ। कहा कि अगर दोनों चीज ये हो गया तो, कहा अगर ये दोनों चीज हो गया दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज न्यू प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट है इसका मतलब ये क्या है, और इसीलिए आपको क्या मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो तो इसके बाद बताएंगे, पहले तो आ तो जाइए इन्वेंशन के कैटेगरी में। तो इसका मतलब इन्वेंशन के लिए चाहिए न्यू प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट के लिए उसमें दोनों बातें होना जरूरी है, क्या होना चाहिए उसमें, और कैपेबल ऑफ। इसका मतलब अब हमें जानना पड़ेगा कि इन्वेंटिव स्टेप्स का क्या मतलब है, कि क्या होने पे कहिएगा कि इसमें क्या है, इन्वेंटिव स्टेप्स है, और क्या होने पे कहिएगा कि ये कैपेबल है किस चीज के लिए। तो चलिए पहले समझते हैं इन्वेंटिव स्टेप्स का क्या मतलब होता है। कहा गया इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब है ए फीचर, अगर किसी चीज में ऐसा फीचर है दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस, नॉट ऑब्वियस टू टू अ पर्सन, इसको जरा सा गायब कर दीजिए, स्किल्ड इन दैट को छोड़िए थोड़ी देर के लिए। क्या बोला, ए फीचर दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन, यानी कि उसमें ऐसा स्टेप्स है और उसमें ऐसा फीचर है, ऐसा गुण है जो पर्सन को पता नहीं है। अब देखिए मैं आपको सुनाता हूं एक कहानी, सुनेंगे, मेरी सच्ची कहानी है, दुख भरी कहानी। ये कहानी उस समय की है जब मेरी नानी माँ जिंदा थी, मेरी नानी माँ के समय की है। मेरी नानी जो थी वो अपने मायके में ही फाइनली बसी थी। रीजन ये था कि उनके 4 भाई थे, 2 बहन थी वो लोग। अब लोग ऐसा कहते हैं, मेरे पास कोई उसका पुख्ता सबूत नहीं, इसीलिए कि गांव में कुछ जादू टोना होता, इससे उनके 4 भाई, बड़े बड़े भाई मर गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब 4 महीने के भीतर 4 भाई की डेथ हो गई। अब चूंकि ऐसा चारों के साथ हो गया तो माँ लोग मेरी सुनाती है, ऐसा चीज नानी भी बताती थी क्योंकि नानी के साथ बहुत दिन समय बिताए हैं, तो वो भी बताती ऐसे ऐसे हुआ। अब ऐसा हुआ तो, और एक और जो बहन थी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब बचे इन 6 लोगों में से, भाई बहन में से मेरे जो है वो नाना जी, वो आर्मी में थे, अच्छे रैंक पे थे। तो मेरे नानी के पापा ने कहा कि वो सुसाइड कर लेंगे, उनके माँ पापा ने, अगर वो आर्मी छोड़ के नहीं आए तो। क्योंकि अब देखिए पूरे खानदान में कौन बचा, 4 बेटे मर गए, 1 दामाद मर गया, अब बस 1 दामाद बचा, तो पूरा खत्म ही था ये। तो उन्होंने बोला कि आइए नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे, ये जॉब छोड़ना पड़े। आर्मी में डर लगता था कि कहीं ये तो, मतलब जो कहीं कुछ नहीं कर रहे थे वो तो ऐसे मर गए, ये तो खुद हर दिन बोल रहे आबल मुझे मार, जा ही रहे हैं, सेना में ही है, ऐसे जगहों पे है, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो वो आ गए छोड़ के। तो जितने भी जो है वो, मैंने नहीं बोला कि मेरे अलावा मेरे नानी दादी सब बहुत अमीर, तो उनको 2-2 जगह की संपत्ति मिल गई। एक तो जो मामा लोग को मिल गई, उनके दादा दादी का तो जो मिलता है मिलता ही, उनका भी मिल गया, मेरी नानी का भी।
तो नानी वहीं पे ही रह गई। तो इसीलिए जो है वो अपने गांव से वो ज्यादा बाहर नहीं निकली, क्योंकि वहां उनका अच्छा चलता था। अब गांव की बेटे ही है तो और पूरा चीज ही उनका है और बहुत संपत्ति वगैरह था, तो वो कहीं बाहर नहीं निकली थी। लेकिन बड़ी अच्छी लेडी और थोड़ी सीधी भी थी, थोड़ी सीधी अच्छी, थोड़ा कम कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। तो उस समय उन्होंने आज तक बाहर निकली ही नहीं थी कहीं। एक बार बाहर भी निकली तो तब जब बीमार पड़ी, उनको हार्ट अटैक आया तो उनको पटना लाया गया। उस समय मैं पटना में ही पढ़ाई कर रहा था। तो जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो मेरे घर पे आई जहां मैं रहता था। अरे विराट नहीं आए, अभी पीजी से याद आया। तो वो जैसे रहते थे वैसे ही हम लोग भी रहते थे, तो एक रूम में रह रहे थे। नानी आई, ठीक होने के बाद वहां एक दिन रुकी। रुकने के बाद गांव वापस चली गई। गांव वापस गई तो उनकी सहेली उनसे मिलने के लिए आई। रूरल एरिया में ये ज्यादा रहेगा, शहर में थोड़ा कम रहता है। हर कोई आएंगे कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। मतलब बीमार अगर आप थोड़ा सा पड़ते हैं तो लोग वैसे ही ठीक हो जाता है। इतने लोग क्या होते हैं, मिलने आते हैं कि फंक्शन जैसा लगने लगेगा। और उसमें भी कहीं पता चला एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब क्या हुआ, अब जो है वो ऐसे में और लोग मिलने आए। जब उनकी सहेली लोग आए और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, बोले हाँ अब सब ठीक है। तो कहा, अरे मैं अपने मतलब मेरा निकनेम लेकर, क्योंकि हम अपने पंकज के घर में ठहरे हुए थे और मेरा चूंकि बर्थ ननिहाल में ही हुआ था तो वहां के लोग थोड़ा मानते ज्यादा थे और इसीलिए मैं जिद्दी बहुत था, इसलिए बहुत पिटाई लगी है पापा से। मैं इतना जिद्दी था और नानी का बहुत गुस्सा। मैं बोलता था कि मुझे जो शर्ट पहनाना है वही शर्ट इस बकरी के बच्चे को पहनाओ, और वैसा ही 2 शर्ट सिला जाता था। उस बकरी को पहनाया जाएगा तब मैं वो शर्ट पहनूंगा। मुझे खाना खाना पहले कुएं में जो है वो ये सामान फेंको, और कुआं भी था, कुआं पोखर सब कुछ था। एक आदमी अपॉइंटेड था जिसका काम यही था, जितने सामान गए उसको क्या करना, निकालना। और मैं बोलता था नहीं, पीतल के सामान सब फेंको। जो नानी के अच्छे अच्छे सामान देखने में सोना जैसा लगता था ना वो, तो मैं नहीं समझ पाता था कि ये पीतल चमकता था। मैं बोलता था इसको फेंको। ईटा फेंक दिया जाता था। इतनी अकल होती थी, नहीं ईटा ढब आवाज करता है, वो भुड़ करके जाएगा, उसमें पानी भरेगा। इतनी अकल थी छोटे में भी। कहने का मतलब ये कि जब उन्होंने बताया कि मेरे पंकज के पास एक ऐसा लठ है, पंकज के घर में ऐसा लठ है जो दूध जैसा रोशनी करता है। जस्ट इमेजिन मेरी नानी क्या बताना चाह रही है। अब देखिए, वो कह रही कि पता है आपको, क्योंकि सब उनकी ही सहेली, गांव में उस समय लाइट था नहीं, तो कह रही मेरे पंकज के रूम में ऐसा लठ है, लाठी, जो कैसा रोशनी करता है, दूध जैसा रोशनी करता है। क्योंकि मैंने ट्यूबलाइट पहली बार देखा था, और ट्यूबलाइट इस तरह का नहीं, उस समय राउंड वाला होता था, हाँ अलग से, और वो इसीलिए लठ जैसा ही लगता था, तो वो पूरा का पूरा लाठी ही लग रहा था। अब देखिए, a feature that makes the invention not obvious to a person। इसका मतलब उनके पंकज ने ट्यूबलाइट का आविष्कार किया, क्योंकि मेरे नानी और उनके सारे सहेलियों के लिए ये ऑब्वियस था क्या। सब ऐसे ऐसे करके साड़ी पहने रहेंगे और यहां तक मुंह तक ले लेंगे, जब कुछ आश्चर्य में करना रहेगा। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रहेगा। अगर घूंघट रहेगा तो कोई आश्चर्य का बात अगर रहेगा तो तुरंत, तो ये वाला स्टाइल चलता है, और उसमें जो है वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्या इन्वेंटिव स्टेप्स है उसमें? जरूर होता। अगर यहां क्या लिखा हुआ है, ना मेरी नानी मां और ना ही उनकी सहेलियां स्किल्ड इन दैट। लेकिन अगर कोई आईआईटी का इंजीनियर है और उसने भी वो चीज नहीं देखा हुआ है और उसके लिए भी ये क्या है, नया है, तो इसका मतलब है इट कैरीज व्हाट, एंड इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इन्वेंटिव स्टेप्स। तो कहा गया जो उसमें स्किल्ड है पर्सन, उसके लिए भी ये क्या होना चाहिए, उसके लिए भी ऑब्वियस तब माना जाएगा कि उसमें क्या है, इन्वेंटिव स्टेप्स है। क्लियर है ये चीज? अब अगला चीज सुनिए, कह रहे हैं कि साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब जरा जानना चाहेंगे कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? सुनिएगा एक और दुख भरी कहानी, वो भी उसी से रिलेटेड है। ये बात है उस समय की, मैं 3 भाई बहन और मैं सबसे बड़ा, मां पापा से नहीं, भाई बहनों में। तो भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा, मुझसे जो है वो छोटा भाई और बहन सबसे छोटी। तो घर में दोपहर के समय में मेरे मम्मा को सोने की आदत, दोपहर में थोड़ा ना थोड़ा देर सोएगी, और अगर उस समय किसी ने उन्हें जगा दिया
तो उनके सर में दर्द हो जाएगा, और फिर रात का खाना तो आप समझ लीजिए क्या है। तो हम लोग जो पूरा ध्यान, और हम लोग को पढ़ने बस मत बोलिए तो कभी नींद नहीं आएगी। और पढ़ने का मतलब हमारे लिए इंजेक्शन है नींद का। पढ़ने बोल दीजिए हमें नींद आ जाएगी, और पढ़ना नहीं तो हमें कभी नींद ना आए। बहन जो है वो मम्मा के साथ सोने चली जाती थी, छोटी भी थी और वैसे वो उतना ज्यादा खुराफाती थी नहीं। मैं और मेरा भाई, बाबा ने हम लोग का नाम ही रखा था, मुझे हनुमान और मेरे भाई का नाम वीर हनुमान। बोलते थे दोनों आग है आग, क्योंकि एक से दूसरा जो है वो महान। अब जो है वो हम लोग क्या करें, घर में नींद तो आ नहीं रही है, कैसे नींद आएगी? पापा है कहां जो पढ़ने के लिए बोला जाएगा? मम्मा क्या कर रही है? सो रही है। तो बड़ा वाला गेट जो है वो बंद कर देते थे, और हम लोग जो है वो सबको पैर से ही पहचान जाते थे, सारे आंटी को, अदरवाइज मत लीजिएगा। आंटी को देखते कि वो इतना छोटा सा जो है वो गेट खुला रहता था नीचे, और बाकी में जो है वो चद्दर जैसे लगे रहते थे। हम लोग पहले क्योंकि बहुत जोर से ठोक ठाक करती थी, तो जैसे ही ठोकेगी से पहले बोल देते थे मम्मा भी सोई हुई, मम्मा बोलिए 3 बजे के बाद उठाने के लिए। मम्मा का चमचा से नहीं, मम्मा का पहरेदार सब, मतलब सबको ये लगता था कि हमारा बच्चा सब इतना नालायक है, इनका बच्चा जो है वो इनको आराम से क्या करने देता है, सोने देता। उनको क्या पता कि इनका बच्चा कितना चंट है। उनको पता है कि जब तक मम्मा सोई है तब तक ऐस है, उठेगी तो खुराफात क्या हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज का पूरा क्या करते थे, ध्यान रखते थे। अब कोई आंटी किसी को आना नहीं, क्योंकि 1-2 आंटी होती तो जानबूझ करके दोपहर में एक बार जरूर ठोकने आएगी ताकि मम्मा सो ना पाए। और हम लोग पहले से वही आंटी चल शुरू, मम्मा भी सोई हुई है, एक का वो दूसरे का ये, दोनों एक सुर में बोलते थे, लगता था पूरे मोहल्ले में गूंज रहा है। अब निश्चिंत, अब हम लोग करें क्या, तो खुराफात। अब जो है वो एक गिलास, अगर मेरे दिमाग में एक गिलास लिया, किचन में गए, थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा दूध डाला, थोड़ा सा दही डाला, जो जो रैक पे दिख रहा है, थोड़ा सा बेसन डाला, थोड़ा सत्तू होता था वो डाल देते थे, थोड़ा ग्लूकोन डी डाल देते थे, थोड़ा नमक डाल देते थे, थोड़ा सा रसना होता था तो वो रसना डाल देते थे, और जितने भी नींबू मिला नींबू डाल दिया, चीनी डाल दिया, और उसके बाद सबको मिला दिया। और देखिए मैंने अगर बनाया तो मैं अपने भाई को बोलता था ले पी, क्योंकि मुझे तो पता ही मैंने क्या बनाया है, मैं पीऊंगा इतने आइटम के बाद। भाई को बोलता था पी, और अगर भाई ने ऐसा ही कुछ बनाया तो मुझे क्या बोलता था, ले पी। अब मुझे एक ही बताइए, ये जो डिश हमने बनाया है, खाना खजाना और खाने के मामले में कौन एक्सपर्ट? एक नाम ले लियो कोई, संजीव कपूर, और एक संजीव और भी करके है ना आजकल नए, हाँ रणवीर। अच्छा, बहुत दिखलाता रहता है कि जो भी हो, तो ये लोग एक्सपर्ट हैं। मुझे बताइए, ये टेस्ट उनके पप्पा जी को भी पता होगा, हाँ या ना? इसका मतलब आप ही देखिए क्या लिखा हुआ है, ए फीचर दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन। अब इनसे बड़ा स्किल्ड कोई पर्सन है? इसका मतलब इस बार तो इन्वेंटिव स्टेप है, हाँ या ना? तो बोलिए, भाई लॉ के अकॉर्डिंग तो चलिए बिल्कुल सही है, उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स है ना, इसीलिए एंड लगाना पड़ा। नहीं तो इन्वेंशन को डिफाइन करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज लिखते, क्या लिखते? इन्वेंटिव। ऐसे ही खुराफात को ध्यान में रख करके उन्होंने उधर क्या लगा दिया, एंड बोला कि इसमें क्या होना चाहिए, कैपेबल ऑफ, लोगों के लिए उसका यूजेबिलिटी होना चाहिए और उसे बनाया जा सके। अब मुझे बनाइए, ये जो खाएगा दोबारा कुछ खाने के लिए बचेगा, उसका टंग, कहते हैं ना ये जो सेंसेस है इसका काम ही है क्या करना, टेस्ट को चेक करना। वो टंग जो इस टेस्ट को चेक करेगा उसके बाद कोई और टेस्ट को चेक करने लायक रहेगा? टंग ही एक्सपायर कर जाएगा, कंफ्यूज कर जाएगा कि ये है क्या और क्या टेस्ट इसका आ रहा है। तो बोला गया कि अगर ये दोनों क्वालिटी अवेलेबल है तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेंटिव स्टेप्स एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दोनों है तो क्या कहलाएगा। और अगर न्यू प्रोडक्ट है तो, और अगर इन्वेंशन है तो उस पर क्या मिलेगा। तो फाइनली हम अभी इतना ही पर बस पहुंचे हैं कि इन्वेंशन का मतलब क्या हुआ और इन्वेंशन में आया कौन सा चीज। तो पेटेंट किस पे मिलेगा और इन्वेंशन के लिए क्या होना चाहिए और न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स और अगर बोलो इन्वेंटिव स्टेप्स का मतलब क्या हुआ, that feature is not obvious to the person skilled in
दैट। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का तो मतलब है कि यूजेबिलिटी होनी चाहिए और उसको प्रोड्यूस किया जा सके। क्लियर है? अब देखिए, पेटेंट हर वो चीज जिसमें क्या है, न्यू प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलेंगे आप? इन्वेंशन। और इन्वेंशन के लिए बोला गया इन्वेंटिव स्टेप्स। अब जरा सोचिए, अगर हम कहें बुक के केस में भी, तो बुक को भी अगर हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ऐसा चीज है जो किसी को पता नहीं है, तभी तो नया है, तो इसका तो उस पर भी पेटेंट मिलना चाहिए। या कोई ऐसा तरीका, बहुत शानदार तरीका मैंने ढूंढा किसी को जान से मारने का। पता है कैसा तरीका? जैसे आप लोगों ने कैप्सूल्स की गोलियां देखी है? कैप्सूल्स को ऐसे करके लिया और कैप्सूल को क्या कर लिया? निकाल दिया। और ऐसे करके निकाल करके उसमें मान लीजिए विटामिन की दवाई थी, कोवाडेक्स वगैरह, और ऐसे करके गिरा दिया और उसमें जो है मैंने केसीएन डाल दिया, पोटेशियम साइनाइड, और बंद कर दिया। केसीएन, पोटेशियम, जिसको साइनाइड कहते हैं, हाईली पॉइजनस। लेकिन उसका साथ क्या है केसीएन का, पोटेशियम साइनाइड का, कि जब तक वो किसी सेल को टच नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्या होना चाहिए? सेल को टच। यही वजह है कि टेररिस्ट वगैरह जो है यहाँ पे लॉकेट में जो है वो पहने रहते हैं वो केसीएन के, अगर पकड़े गए तो लेकर के क्या कर ले? दबा ले। तो हम लोग कभी भी जब फोर्सेज में थे तो कभी भी जब पकड़ते थे तो सबसे पहले उसका ये तोड़ देते थे। कितने बार तो हाथ डाल करके निकाल लिया, और बच्चों की उससे बहुत बात उगलवानी है ना, और वो लोग अपने आप को मारने तक पे तैयार। लेकिन वो टैबलेट के बाद भी जो आप कहिएगा कि वो तो सुना है कि टच होते ही आदमी मर जाता है, बिल्कुल सही सुना है, लेकिन सेल पे टच होगा तो, कोई कोशिका पे टच होगा तो, अगर कैप्सूल लिया है तो जब तक दबाएगा नहीं तब तक नहीं होगा, ब्रेक होना चाहिए। मुंह में जैसे ही लिया, अगर निकाल लिया, क्योंकि उस पर लेयर होता है ना, आप देखते हैं कि टैबलेट जब आप खाते हैं कैल्शियम वगैरह का, तो जब वो ये विटामिन वगैरह का, तो उस पर हल्का छिलका होता है, उसको अगर पानी में थोड़ा देर रखिएगा तो देखिएगा धीरे धीरे वो मेल्ट होगा, तो पेट में जाएगा, ताकि अगर आपको वैसे मुंह में जाएगा ना तो बहुत कड़वा लगता, इसीलिए पेट में गया और पेट में जो है वो पानी के साथ गया तो वहां जाकर के डाइल्यूट हो जाएगा, तो उसके लेयर हट जाएंगे और जो केमिकल है वो काम करेगा। तो वैसे ही जो है वो सामने में कोई खाया केसीएन तो खाते ही लोग मर जाएगा। अब वो आराम से सामने बात करे, वो तो 5 मिनट लगेगा तब ये होगा, तो लोग समझ जाएंगे कि अरे इसको तो इसने मारा ही नहीं क्योंकि ये तो सामने है। अब ये एक अनोखा तरह का चीज तो हो गया मारने का, ये दाऊद को भी नहीं पता होगा। दाऊद इज एक्सपर्ट इन किलिंग एंड दोज आउट। भाई मैं पढ़ाने के लिए कह रहा हूं, कहीं होंगे तो मुझे टारगेट मत कर लीजिएगा। तो अब कह रहे हैं कि अगर जो है वो एक्सपर्ट इसमें, तो इसका मतलब ये भी पेटेंट लेते हैं इस पे, और जो बुक वगैरह मैंने लिखा उस पे भी पेटेंट मिले। तो यहां 2 एस्पेक्ट कहा गया कि जिस चीज को किसी और चीज के जरिए हम प्रोटेक्ट कर सकते उस पे पेटेंट नहीं, और कुछ ऐसे चीज जो पब्लिक पॉलिसी और किसी और चीज के अगेंस्ट है, ऑल दो उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स भी है और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, तो भी उस पे पेटेंट नहीं देंगे। तो अब हमें देखना है वो कौन कौन सा चीज है जिसपे पेटेंट नहीं मिलेगा, और तब देखना रहेगा कि ये जिसमें गुण हो कौन सा, इन्वेंटिव स्टेप्स और कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और लेकिन किसमें ना आता हो, जो हमने नेगेटिव पढ़ना है कि जिसपे पेटेंट नहीं मिलता हो तो उसका पेटेंट हम लेंगे कैसे। और अगर एक बार पेटेंट लिया तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक चलेगा, या इसका भी कुछ लिमिटेशन और रिन्यू का टाइम रहेगा। तो इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड। फिलहाल आज की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।